Hello everyone, this lecture is about the electrostatics of conductor. In this lecture, we'll understand what are the properties of conductors based on the electrostatics. Means electrostatics में conductors कैसी properties show करेगा. So आपको basics पता होने चाहिए firstly, तो उससे पहले हम properties करने से पहले basics revise कर देते हैं. देखो जो आपका conductor है, suppose this is your conductor जिसकी बात हो रही है, suppose this is your conductor. अब conductor में क्या होता है, conductor किसी एलिमेंट से बना होगा. जैसे कोई भी कंडक्टर है वो एलिमेंट है, राइट. उस एलिमेंट में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं. अब एटम्स में क्या होगा, सबसे लास्ट वाली शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज कर सकते हैं क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लॉस्ट हो जाते हैं. अब इसमें क्या है, मेटालिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन होती है वो क्या होते हैं, सभी को पता है, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से आए, जो एटम है इसके एलिमेंट के, उसमें जो सबसे लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, वो ईजिली निकल सकते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखेंगे. इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर में कंडक्शन होती है. दीज electrons are free to move in conductor but does not leave मेटल. ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये इनसाइड द कंडक्टर ही रहेंगे, ये कंडक्टर को लीव करके नहीं जा सकते, राइट. ये थी आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में. अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इज इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. दैट मीन्स इनसाइड अ कंडक्टर, इफ दिस इज योर कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी इक्वल टू ज़ीरो. वो हमेशा ज़ीरो रहेगी, राइट. अब इसे समझते हैं हम किस तरह से करना है. फर्स्टली इसका हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे. सपोज करिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे दी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे दी कि यहाँ पर इस पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट. ये वाली हमारी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली नेगेटिव चार्ज वाली फील्ड है, राइट. अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है. सो दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कौन सी है, ये बाहर वाली आपकी एक्सटर्नल फील्ड है. अब मान लीजिए इसी फील्ड के अंदर हमने रखा है अपना कंडक्टर. सपोज दिस इज आवर कंडक्टर, ये वाला हमारा कंडक्टर है यहाँ पर. अब आपको पता है बीइंग अ कंडक्टर, जैसे कि हमने पहले करा था, बीइंग अ कंडक्टर, इसमें जो आपके कंडक्टर वाला जो एलिमेंट है उसके एटम्स हो गए. मान लीजिए ये आपका एटम है, राइट. उसके सबसे लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड है और इससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली लॉस्ट हो सकते हैं. जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो वो क्या बचा, जो मेटल था उस पर पॉजिटिव आयन आएगा, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है सो उस पर पॉजिटिव साइन आता है, प्लस इलेक्ट्रॉन इज देयर. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव. सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, दैट मीन्स in a conductor we always have a positive ion as well as the free electrons. तो पॉजिटिव आयन भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है मूविंग फ्रीली, जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका ये कंडक्टर है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन इसकी हो जाएगी. ये पॉजिटिव की तरफ कौन सा आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इसमें है वो पॉजिटिव की तरफ आना चाहेंगे. तो ये वाला जो मेटल का, जो आपके कंडक्टर का ये वाला पार्ट है जो पॉजिटिव की तरफ है, उसकी तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आकर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, राइट. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ पर रहना पसंद करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए. वैसे ही जो आपका पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव वाली यहाँ पर जो प्लेट है उसकी तरफ, उस वाली साइड को आना चाहेगा, राइट, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो पॉजिटिव वाला जो आयन है, इसमें मेटल आयन है, वो यहाँ पर आना शुरू कर देंगे. बेसिकली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो गया, अंदर चार्ज आपका एक तरह से इंड्यूस हो गया क्योंकि उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी. तो ये वाले जो चार्जेस है ये आपके इंड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पर क्या होगा,
बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो गया तो अब आपको पता है अंदर भी यहाँ पर एक काइंड ऑफ फील्ड जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। सो वी कैन से दैट अनदर फील्ड हैज़ बीन जनरेटेड विच कैन बी डिनोटेड एज ई इंड्यूस, क्योंकि ये इंड्यूस हुई है। ओके, बाहर वाली फील्ड ने इससे इंड्यूस करा है। सो इनसाइड द कंडक्टर अभी हमारे पास क्या है, ई इंड्यूस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमारी इंड्यूस हुई है। अब हम ये क्या कहना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स हमें प्रूव करना होगा कि जो ये इंड्यूस्ड फील्ड है ये भी आपकी ज़ीरो है। तो अब हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका पूरा का पूरा जो कंडक्टर है इनसाइड द कंडक्टर, वहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है। एक तरह से अगर देखा जाए तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अंदर आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट the direction of these two electric field are opposite to each other. So अगर हम करना चाहे कि inside the conductor, if I would write inside the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, इट इज़ इक्वल टू जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, राइट, उससे माइनस करोगे आप अंदर वाली जो ई इंड्यूस्ड है। ओके, ई इंड्यूस्ड है। अब हमने इसे माइनस क्यों करा, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये तो हमारी मेन फील्ड थी, ये एक्सटर्नल थी फील्ड, ओके, जो आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और माइनस जो आपकी ऑपोजिट यहाँ पर फील्ड जा रही है, तो ये एक्सपीरियंस करेगा इनसाइड द कंडक्टर। अभी ये काम चल रहा है, राइट। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये इंड्यूस इन चार्जेस को इतना कर लेता है इन सच अ वे कि जो आपके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नियरली किसके इक्वल हो जाती है, बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाती है। ओके, कि आप हमेशा याद रखोगे जितनी बाहर की एक्सटर्नल फील्ड होगी उसी के इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने अंदर इंड्यूस कर दिया है चार्ज, जिसकी वजह से एक अपोजिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी है विच is equal in magnitude to the external electric field. So we can say that this is very important point because हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के ही इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, सो वी कैन पुट द वैल्यू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी जगह आप इंड्यूस भी लिख सकते हो, इंड्यूस की जगह एक्सटर्नल फील्ड भी लिख सकते हो, तो एक्सटर्नल आ जाएगी माइनस, इन प्लेस ऑफ इंड्यूस्ड वी कैन राइट एक्सटर्नल विच इन टर्न इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इज़ कमिंग आउट टू बी ज़ीरो। ये सारी चीज़ किस में हो रही है, ये सभी चीज़ें इनसाइड द कंडक्टर वाली बात हो रही है। हेंस प्रूव दैट इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपका 1 मार्क का MCQ इस पे बन सकता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। और सिमिलरली आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है लाइक कि आपकी जो कंडक्टर के अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो बिल्कुल ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। और रीज़न इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने का भी यही है क्योंकि आपकी इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इनसाइड द कंडक्टर वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका रीज़न है ज़ीरो होने का। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी हमारी कि इनसाइड द कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो इक्वल टू ज़ीरो रहेगी। इन कंडक्टर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, न्यूट्रल और चार्ज्ड, चाहे कैसा भी कंडक्टर है, चाहे उसे चार्ज करा गया है, चाहे वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो रहेगी इनसाइड। When a conductor is placed in an external electric field, there will be induced electric field inside the conductor, जो कि opposite direction में होगी, right? Inside the conductor, तो electric field आपकी this minus this होना था, पर ये दोनों चीज़ें equal होने की वजह से we are getting net electric field inside the conductor as equal to zero. Very very important point, right? चलिए next आपकी property क्या आती है, that excess charge on the conductor resides on the outer surface of the conductor.
दैट मीन्स अगर कंडक्टर को हम एक्सेस चार्ज दे बाहर से, ओके, बाहर से एक्सेस चार्ज दे, तो वो अंदर स्टे नहीं करता, वो कहाँ पर आ जाएगा, वो रिजाइड करेगा एट द सरफेस पर। ऐसा क्यों होता है इसे भी हम समझते हैं अभी। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या कहा, सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी में आपका एक कंडक्टर है, मान लीजिए यू हैव अ कंडक्टर, और इसे आपको पता है ऑलरेडी कंडक्टर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। बट अगर हमने एक्सेस चार्ज दिया, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, कोई भी चार्ज होता है जो आप एक्सेस में कंडक्टर को दे रहे हो, तो इंस्पाइट ऑफ स्टेइंग एट द सेंटर और इनसाइड द कंडक्टर, ये कहाँ आ जाता है, ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो हमेशा जब भी आप एक्सेस ऑफ चार्ज दें, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो हमेशा कहाँ पर आएगा, वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर नहीं रहता चार्ज, हमेशा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। और उसका रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। वी नो दैट इनिशियली आपका जो कंडक्टर है उसके पास पॉजिटिव आयंस भी है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। अगर आप एक्सेस में चार्ज दे रहे हो, दैट मीन्स मान लीजिए आपने पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में दिया, तो क्या होगा, कुछ हद तक ये वाला जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट था, वो यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये न्यूट्रलाइज कुछ हद तक हो जाएंगे जो आप एक्सटर्नल चार्ज दे रहे हो। बट जो रिमेनिंग आपके पास चार्ज है जो एक्सेस में दे रहे हो, वो तो अभी ऐसे ही पड़ा है, और वो जो आप चार्ज दे रहे हो वो क्या है, वो आपस में क्या करेगा, रिपल्शंस करेगा। दैट्स वाई रिपल्शंस करने की वजह से ये आपके सरफेस में आ जाता है, अंदर स्टे ये बिल्कुल भी नहीं करता है, ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन दो चार्जेस। तो यही रीज़न है कि ये हमेशा सरफेस पे आता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, वो हमेशा आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर रिजाइड करता है हमेशा ही, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो चुकी है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द प्रॉपर्टी थर्ड, which is at the surface of a charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. This is very important कि कोई भी आपका जैसे कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, देयर वुड बी सम नॉन जीरो कंपोनेंट। अब हम इसे समझते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे हमारा कंडक्टर, यहाँ पर हम अपना कंडक्टर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कंडक्टर, और यहाँ पर इनसाइड द कंडक्टर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, बट यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, वो भी कैसे रहती है, नॉर्मल रहती है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसके सरफेस पर, क्योंकि चार्जेस आपके रिजाइड करेंगे कहाँ पर, सरफेस पर। सपोज वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो ज़ीरो होती है बट बाहर तो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है वो कैसा एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी और इसे प्रूव भी हम करेंगे अभी, राइट। 90 डिग्री यहाँ पर बना रही है, बट हमें देखना है कि 90 डिग्री ही क्यों बनाया इसने। ये कुछ थीटा एंगल भी तो बना सकती थी, कुछ और भी तो एंगल बना सकती थी, ऐसा क्यों नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि सपोज करिए हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर एक कंडक्टर बना दिया और यहाँ पर सपोज करा कि इस पॉइंट पर मान लीजिए हमने सपोज करा ये कंडक्टर है आपका, और सपोज करेंगे हम कि ये कुछ थीटा एंगल बना रही है, राइट। तो सपोज ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए ये बनाती है थीटा एंगल, ओके, थीटा एंगल विद द सरफेस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 90 डिग्री पर नहीं गई, कुछ एंगल बना के गई। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, इसे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ गया कंपोनेंट, एक यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल होता है। अगर थीटा एंगल हो तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, आपको किसी भी चीज़ को इसके कंपोनेंट में डिवाइड करना आना चाहिए। तो उसका जो बेस होगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई कॉस ऑफ थीटा, राइट। हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट थीटा के साथ आता है और दूसरा कंपोनेंट साइन वाला हो जाता है। दिस इज योर ई साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट।
ना ये दोनों कंपोनेंट्स हमने बना दिए हैं, ये ई कॉस थीटा है, ये ई साइन थीटा कंपोनेंट है। अब ध्यान से आपको देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने थीटा एंगल विद द सरफेस अगर बना रहे हैं अदर देन द 90 एंगल, अगर हमने कोई थीटा एंगल ले लिया कि ये ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही है, उस केस में हमारा ये जो सरफेस है वो ये है। इस सरफेस के अलोंग हमारे पास एक फोर्स लग रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, राइट। ये वाला हमारा सरफेस था, सरफेस के अलोंग आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो कि कहाँ एक्ट कर रही है, सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही है। सिंस यहाँ पर वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ई कॉस थीटा कंपोनेंट, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली वहाँ पर फोर्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज रहता है, राइट, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज रहता है। सो यहाँ पर क्या देखना है कि सरफेस के अलोंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से यहाँ पर फोर्स भी आएगी। अब जो वो फोर्स है वो इन चार्जेस को पुश करेगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर है उस पर एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू दिस कंपोनेंट जो कि आपका सरफेस के अलोंग एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो सरफेस के अलोंग एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स सरफेस के अलोंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जिसकी वजह से फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, ये मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि अगर आप फोर्स यहाँ पर लगाओगे तो ये चार्ज जो है ये फिर इसको फोर्स लगाएगा, ये आगे इस तरह से फोर्स लगाता चले जाएगा। दैट मीन्स द चार्जेस ऑन द सरफेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग द सरफेस के अबाउट ही अलोंग ही यहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट मीन्स ये अपनी जो पोजीशंस है उनको चेंज करेंगे, राइट, क्योंकि फोर्स लगेगी पोजीशन चेंज होगी। तो अगर इनकी पोजीशन, ये चार्जेस अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं सो दैट मीन्स इनका पोटेंशियल चेंज होगा, राइट, क्योंकि पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो पोटेंशियल है वो भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बट हमें पता है ऐसा तो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि जो सरफेस ऑफ दी जो कंडक्टर्स होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये हम आगे करेंगे। सरफेस ऑफ दी कंडक्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या फिर जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है सभी पॉइंट्स पर, राइट। अगर हम ये जो पॉजिटिव चार्जेस है अगर वो मूवमेंट में आ गए दैट मीन्स उस पर फोर्स लग गई तो ये जो पोटेंशियल्स है वो सेम नहीं रहेगी, पोटेंशियल आपका डिफरेंट हो जाएगा और यहाँ पर आपका सम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर जा रहे हो सो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहाँ पर क्या है कि सरफेस पर हमें पता था कि सब जगह पर पोटेंशियल सेम रहता था। अगर हम यहाँ पर इसको फोर्स लगा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका, दैट मीन्स पोटेंशियल आपका डिफरेंट होगा सरफेस पर, जो कि ट्रू नहीं हो सकता, दैट इज़ वेरी इनकरेक्ट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह सेम रहती है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ हुई है, दैट मीन्स ये फोर्स नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स इसको करेक्ट करने के लिए दिस कॉम्पोनेंट, क्योंकि इस कॉम्पोनेंट की वजह से सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये वाला कॉम्पोनेंट सरफेस के अलोंग एक्ट कर रहा है, सो दैट मीन्स दिस कॉम्पोनेंट शुड बी जीरो, ये पूरी तरह से हमारा जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ई कॉस थीटा जो आपका कॉम्पोनेंट था उसको हम जीरो करेंगे इन ऑर्डर टू डू द करेक्शंस, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ही डिफरेंट और इनकरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इसके अबाउट अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहती है और फोर्स रहती है तो ऐसा करने पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आएगी जो कि इनकरेक्ट है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें पता है क्योंकि पोटेंशियल हर सरफेस पे हर जगह सेम रहता है, तो उसको सेम करने के लिए ये कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सो दैट मीन्स इट शुड बी ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्या ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं हो सकती, उसकी तो कुछ वैल्यू होगी। बट हम कॉस थीटा को इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। अब थीटा जो है क्या वैल्यू पुट करके ज़ीरो आएगी, कॉस की वैल्यू, थीटा जब आपका 90 डिग्री होगा तो ये वाली वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू इवेंचुअली 90 आएगी। और थीटा क्या था, थीटा था वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ एंगल बना रही है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ से भी प्रूव हो गया कि जब भी सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाएगी तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर आप कोई और एंगल लेने लगोगे तो वो ई कॉस थीटा जो कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर सरफेस
पर जो चार्जेस है उन पर फोर्स लगाएगा और उनके पोटेंशियल की वैल्यू को डिफर करेगा, जो कि करेक्ट नहीं है। सो दैट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता, राइट, नेगेटिव चार्ज होता है इसके सरफेस पर, तो यू नो दैट कि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कहाँ पर आती है, इन्वर्ट को आती है। तो ये इन्वर्ट को आना था, बट वो 90 डिग्री से इन्वर्ट आना था, राइट। सो इसी तरह से आपका ये थर्ड वाला था कि हमेशा ही इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड वर नॉट नॉर्मल, वही थीटा वाला केस, अगर 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, देयर वुड बी सम नॉन जीरो कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ ई कॉस थीटा आ जाना था आपका। यहाँ पर जैसे ई कॉस थीटा आया है, अलॉन्ग द सरफेस आना था वो। देर आर फ्री चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस, फ्री चार्जेस आपके ये प्रेजेंट है, एंड दिस ई कॉस थीटा विल टेंड टू मूव दीज चार्जेस। ई कॉस थीटा इन चार्जेस को मूव करेगा क्योंकि फोर्स लगाएगा, बट इनसाइड कंडक्टर एज वेल एज द ऑन द सरफेस पोटेंशियल इज सेम, बट ऑन द पोटेंशियल हमेशा सरफेस पर आपका जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है। सो चार्जेस कैन नॉट मूव, चार्ज मूव नहीं कर सकते, सो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत है। सो दैट मीन्स ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट शुड बी ज़ीरो। हमने यहाँ करेक्शन कर ली, तो ई कॉस थीटा ज़ीरो कर दिया, ई नॉन ज़ीरो आया, और जो आपका कॉस थीटा है वो आपका ज़ीरो कब आएगा, ओनली व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हेंस प्रूव्ड ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो एंड एट द सरफेस ऑलवेज इमर्जेस एज दी 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। हमेशा या फिर इनवर्ड में आएगी या फिर आउटवर्ड जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज वो 90 डिग्री होगा। Our next property about conductors is total charge inside the conductor is always zero. Q is always zero inside the conductor. ये भी एक property है about the conductor, that along with the electric field, charge enclosed inside the conductor is always equal to zero. Okay, ये हम prove ही करेंगे using Gauss theorem. चलिए यहाँ पर prove कर लेते हैं हम। Suppose we have a conductor, यहाँ पर ये हमारा कंडक्टर है एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, एंड हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है प्रॉपर्टी 1 से कि ज़ीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर। चार्ज को कैसे ज़ीरो करा जाए? देखो, चार्ज को ज़ीरो करने के लिए हम अपनी गॉस लॉ, जो आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ का, गॉस इक्वेशन या फिर गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये गॉस थ्योरम क्या बताता है कि आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, चार्ज जो एनक्लोज्ड होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो आपका गॉस जो आपकी गॉस सरफेस होता है, एक इमेजिनरी हो या फिर इस केस में आपका गॉस जो सरफेस है वो ये हो जाएगा। उस केस में ये जो चार्ज होता है वो उसके अंदर टोटल एनक्लोज चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और ई डॉट डी एस आपका ये हो गया। ये है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम का इक्वेशन। सो वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टर की जैसे बात हो रही है, तो इनसाइड दिस कंडक्टर आपका E इज इक्वल टू ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ज़ीरो है। सो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये ज़ीरो, दैट मीन्स लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है दैट वुड इवेंचुअली बिकम इक्वल टू ज़ीरो। Now we can say that electric field, we know that electric field is equal to zero inside the conductor, right, conductor. So that means left hand side of this equation will be equal to 0 is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. Since this term is equal to 0, epsilon naught cannot be 0 क्योंकि ये constant है और constant value होती है। epsilon naught cannot be 0, that means क्या 0 हो गया, eventually आपका Q जो enclosed था is equal to 0 हो गया। that means charge inside the conductor is also is equal to 0। that means ये दोनों प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज भी एनक्लोज जो होता है चार्ज इनसाइड द कंडक्टर वो भी 0 होता है। वैसे भी हमने करा है कि जो चार्जेस होते हैं उनमें रिपल्शंस होती हैं और सभी जो चार्जेस होते हैं वो उनके सरफेस पर आ जाते हैं, ओके, आके अक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स
and has same value as inside on its surface और conductors have equipotential surface। very very important, इसके बारे में हमने पहले भी करा है। देखिए जो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा ये क्या है, सपोज कंडक्टर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है चार्ज इनसाइड कंडक्टर ज़ीरो होता है, वो यहाँ पर रिजाइड करेंगे। अब बात आ रही है पोटेंशियल की, हमने सभी बात कर ली, अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इसमें क्या बोल रहे हैं कि इनसाइड द कंडक्टर का हो चाहे आप ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर का हो, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा हर एक पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स वी कैन से दैट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे इनसाइड द कंडक्टर हो चाहे एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर हो। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 10 वोल्ट इनसाइड द कंडक्टर, तो हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू 10 वोल्ट होगी, एंड ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो द वैल्यू इज 10 वोल्ट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं थ्रू आउट आपकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, राइट। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे प्रूव करोगे, सपोज वी हैव अ सरफेस, यहाँ पर आपका सरफेस था जिस पर कि ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज है आपका यहाँ पर, राइट, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया, लेट्स टेक 2 पॉइंट्स, यहाँ पर A है, यहाँ पर B पॉइंट है, 2 पॉइंट है, राइट। हमने क्या करवाना है, हमने अपने चार्ज को, लेट्स टेक एनी चार्ज Q, उसे हम A पॉइंट से B पॉइंट पर ट्रैवल करवाना है, राइट, उसे हम A पॉइंट से B पॉइंट पर लेके जाना है। सो उसके लिए यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में क्या आ जाएगा, सो वी कैन राइट, वी हैव द फॉर्मूला, राइट, ये हमारा 5th वाला है प्रॉपर्टी। सो वी हैव द फॉर्मूला की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द वर्क डन, जितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो वो एक्चुअल में क्या है, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वही तो आपका है, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास, राइट। बट वी नो दैट कि यहाँ पर वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टर, हमें प्रायर नॉलेज ये है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है आपकी, राइट, ये तो आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो उसकी वजह से कोई भी हिंडर करने वाली फोर्स भी नहीं है, राइट। कोई भी फोर्स इनसाइड द कंडक्टर नहीं है जो कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने के लिए हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से कोई भी फोर्स इस चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में डिफ़िकल्टी नहीं अराइज करवा रही। सो दैट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर ये चार्ज अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहता है वो इजीली जा सकता है विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल वर्क डन, कोई भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इन दैट केस हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में इनसाइड द कंडक्टर वर्क डन भी आपका 0 हो जाएगा। वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट में ले जाने के लिए, क्योंकि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इन टर्न फोर्स इज इक्वल टू 0, सो देयर इज नो हिंड्रेंस, द चार्ज कैन मूव वेरी इजीली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हेंस वर्क डन विल ऑल्सो बी 0। समझ रहे हो आप बात। सो दैट मीन्स है वर्क डन इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रायर नॉलेज से पता चला। वर्क डन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू 0 पुट करोगे और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दो चार्जेस के बीच में, वी बी फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, इज इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 आ गया, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी आपका आ गया। दैट मीन्स एट बोथ पॉइंट A एंड B पोटेंशियल इज इक्वल टू is equal, that means potential has same value, that means potential remain constant। अब यही चीज़ आप यहाँ भी कर सकते थे कि अगर आप 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ लेते, A एंड B अगर सरफेस पर भी लेते और आप सरफेस पर यहाँ A से B जाना चाहते तो भी आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, राइट। तो ये यहाँ पर हमेशा आप याद रखोगे कि इनसाइड द कंडक्टर एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, नॉट 0, कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो पोटेंशियल है दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या देखा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ओके, थ्रू आउट। एंड ऑल्सो इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट तो पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट।
राइट। और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में भी आपका आ सकता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कंडक्टर्स हैव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इफ़ आई वुड से दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट मीन्स in this surface at every point the value of potential is same, आपकी सेम रहेगी। सो वैसे ही कंडक्टर का जो सरफेस है उस पर हमने करा है कि पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह हर पॉइंट पर आपकी सेम होने वाली है। सो वी कैन से दैट कि जो आपका कंडक्टर का सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करता है। सो ये लाइव एग्जांपल है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल देना है तो आप क्या राइट करोगे, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस ऑफ द कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करता है। एंड आवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू दिस मच। जो हमने बात करी थी कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 90 डिग्री पर जाती है, राइट, 90 डिग्री वाला एंगल मेक करती है। एंड ऑल्सो उसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर की वैल्यू हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप होता है। एन कैप आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है सरफेस का या फिर एरिया का यूनिट वेक्टर होता है ये, राइट। ये फॉर्मूला होता है, ये डिराइव भी हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आया, राइट। हम यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, सपोज ये आपका कंडक्टर था, राइट। इस कंडक्टर पे हमारे पास सपोज करिए कि पॉजिटिव चार्ज था थ्रू आउट। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। एंड इनसाइड द कंडक्टर तो क्या रहता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। बट आपके सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जो कि बाहर को या फिर अंदर को जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको देखने के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देखो गॉसियन सरफेस क्या होता है, अगर आपने देखा हो एक इमेजिनरी सरफेस होता है, राइट। तो हमारा यहाँ पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहाँ पर बना देंगे। ये हमारा बना गॉसियन सरफेस जो कि इमेजिनरी है। अब हम इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। सिंस द चार्ज इज पॉजिटिव ऑन द सरफेस, सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे आएगी, वो आउटवर्ड आएगी, नॉर्मली आउटवर्ड आएगी, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द सरफेस। ऐसी आती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमें सरफेस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे कि सरफेस की सबसे पहले हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कि सरफेस, जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये है सिग्मा। ये क्या होती है, सरफेस, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस की चार्ज डेंसिटी होती है। और वैसे ही अगर ये आपका सरफेस है, इफ़ दिस इज द सरफेस, तो आपको पता है उसका यूनिट एरिया वेक्टर क्या होता है। उस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली अगर आप ड्रॉ करते हो वेक्टर, वो उसका एन कैप, दैट मीन्स उस सरफेस का यूनिट वेक्टर होता है जो कि उसकी डायरेक्शन को बताता है, जो सरफेस की डायरेक्शन को बताता है। दैट मीन्स इसका आपका नॉर्मली आउटवर्ड आ जाएगा। अगर हम ये बनाए तो ये एन कैप आ जाएगा जो सरफेस का यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है टू द सरफेस और आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस आप देखो क्या होगा। गॉसियन सरफेस में कौन सा सरफेस है, दो आपके ये सर्कुलर आ रहे हैं, एक आपका ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस आ रहा है, राइट। ये वाला जो सरफेस है वो तीन सरफेस को मिला के बना है, एक ये है, एक ये वाला है और आपका ये वाला है, राइट। चलिए हम गॉस लॉ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इस पे गॉस लॉ लगेगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग वी नो दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड या इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। देखो ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है एनक्लोज्ड, ये वाला चार्ज एनक्लोज्ड क्या होता है, जो आपका इस गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड है चार्ज, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपकी जो डॉट प्रोडक्ट है इसे भी आप खोलोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड एंड यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ गया। नाउ यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर ऑफ द एरिया, यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया। तो यूनिट वेक्टर जो ये वाला सरफेस है या एरिया है उसका यूनिट वेक्टर ये आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल है थीटा।
राइट। सो आप सोच रहे होगे यहाँ पर तो आपका क्या एंगल है, यहाँ पर एंगल आपका कितना है, यहाँ पर एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू आपका 0 है, राइट, 0 डिग्री है। बट यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये सिर्फ इस वाले सरफेस के लिए, हमारे पास और भी तो सरफेस थे, उनको भी पहले देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला सरफेस लिया, अगर ये वाला सरफेस लिया, उस केस में अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, अगर इस वाले केस में मान लीजिए मैं इस वाले केस पे गॉस लॉ लगाती तो आपका क्या आ जाता, यहाँ पर E क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आता, राइट। बट इस केस में तो इनसाइड ये वाला जो सरफेस है ये कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द कंडक्टर लाई कर रहा है, और इनसाइड द कंडक्टर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी 0 आ जाती, तो पूरा का पूरा जो फ्लक्स होता वो क्या आ जाता, 0 आ जाता। दैट मीन्स गॉस लॉ इसमें नहीं लगेगा और इससे कोई वैल्यू आपकी नहीं आएगी, राइट। नाउ वी हैव दिस सरफेस, इस सरफेस में गॉस लॉ लगाते हैं, वैल्यू क्या आएगी, देखो इस केस में, इस वाले केस में जो सरफेस है वो ये है, पहले वाले केस में जो सरफेस था वो ये था, राइट। अब यहाँ पर एन कैप इस तरफ को था, बट इस केस में, इस वाले केस में आपके पास एन कैप कहाँ को आएगा, ये इस तरफ को एन कैप आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इधर को ही रहेगी। बट इस केस में अगर आप ये वाला सरफेस लेते हो तो एन कैप आपका इधर आ रहा है, दैट मीन्स दोनों के बीच में इस वाले केस में एंगल कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। बट गॉस लॉ में आपका क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस होता है, जिसमें कि E डी एस कॉस 90 आपको करना पड़ेगा, कॉस 90 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो इस केस में भी आपका यहाँ पर फ्लक्स नहीं आएगा। सो बचा यहाँ पर फ्लक्स ओनली इस केस में आएगा, और इस केस के रिगार्डिंग, इस सरफेस के रिगार्डिंग हम यहाँ पर अपना गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, और यहीं पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ओनली फॉर दिस केस हमने ये एलिमिनेट कर दिया, ये वाला सरफेस हमने एलिमिनेट कर दिया, ये वाला सरफेस भी हमने एलिमिनेट कर दिया, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों। बीच में यहाँ पर तो E 0 था, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ 0 आ गई। इस केस में दोनों के बीच, E के बीच में और एन कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री आया, तो यहाँ पर ये रूल आउट हो गया। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद आर दिस वाला सरफेस। सो इस सरफेस में दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। सो वी विल राइट द एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर E डी एस और यहाँ पर कॉस ऑफ 0 डिग्री है, राइट, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड जो होगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नाउ कॉस 0 यहाँ पर कितना हो गया 1, तो इंटीग्रल E डी एस हो जाएगा इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। ऑल्सो वी नो दैट आपका जो ये डी एस है उसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हो, सिंस हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय आपका जो सरफेस है। तो मान लीजिए डेल्टा एस, हमने ये पूरा सरफेस जो लिया है वो डेल्टा एस ले लिया, राइट। तो इसमें से हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ द चार्ज कैन बी रिटन एज सिग्मा एंड डेल्टा एस। अब ये वाली जो चार्ज की वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, चार्ज की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये चार्ज एनक्लोज्ड कितना है इज इक्वल टू दिस मच, एंड ऑल्सो जो डी एस है उसको भी हम डेल्टा एस लिख लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है, स्मॉल डी एस था, अब पूरा आपने सरफेस लिखना है, तो आपका E डेल्टा एस हो जाएगा इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू यहाँ से पुट करो, सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा एस विल बी कैंसल्ड आउट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एन कैप आपका यहाँ पर आ रहा है, राइट। एंड एन कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है जो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर है। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू E की जो हमने प्रूव कर ली। वैसे ही सिमिलरली आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को प्रूव कर रहे हो, ये वाली चीज़, तो हमने ये वाले सरफेसेस बनाए, इस वाले सरफेस पर ही फ्लक्स होगा जिसके वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है, एंड हमेशा आप याद रखोगे एट द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपकी इतनी होने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बेसिकली ये क्या है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक तरह से एप्लीकेशन है कि उस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी और चीज़ में। सो बेसिकली कंसीडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी विद नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास सपोज ये कंडक्टर है, उसके अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, चार्ज भी आपका 0 रहता है। सो हमने क्या किया, उस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी को बिल्ट अप कर दिया। अब ये कैविटी का हम यूज़ करेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0, वी नो दैट।
वट एवर बी द साइज शेप ऑफ द कैविटी, चाहे साइज या शेप जैसा भी हो कैविटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा जीरो रहने वाली इनसाइड द कैविटी. सो वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड आउटसाइड एनी कैविटी इन कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस. बेसिकली ये बताना क्या चाह रहे हैं कि सपोज बाहर कोई भी चाहे चार्ज हो चाहे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसका इन्फ्लुएंस अंदर जो हमने कैविटी बनाई है उस पर नहीं पड़ेगा. सो दैट मीन्स अंदर कोई भी चीज़ अगर आप रखोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखोगे, वो आउटर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज से बिल्कुल सेफ रहेगा, या फिर आप कह सकते हो वो extremely shielded रहेगा from the outside electric influence. So as field inside the cavity is always zero, this is known as electrostatic shielding. That means हमने इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक की हेल्प ली टू शील्ड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द कंडक्टर बाय मेकिंग अ कैविटी. सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही होती कि आपने किसी चीज़ को शील्ड करा, इनसाइड द कंडक्टर कैविटी बनाई, उस पर रखा, दैट मीन्स उसको शील्ड करा. क्योंकि सभी को पता है इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होती है, तो अगर आप कैविटी भी बना रहे हो किसी भी साइज़ की, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहने वाली है, राइट. तो यही है कि बाहर सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तो पास कर रही है, बट ये यहाँ से उधर को पास अंदर नहीं जाएगी, ये इस तरफ को आ जाएगी, राइट. ये अंदर नहीं जाएगी, ये आपकी इस तरफ को आ जाएगी. और अगर हमने अंदर कैविटी बनाई है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखो, कुछ भी चीज़ रखो, ये बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अनटच्ड रहेगा और शील्डेड रहेगा. इस वजह से इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, जो कि आती है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. सो होपफुली आपको ऑल द प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर जल्दी कंटिन्यू करते हैं.